नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे अपने लोकतंत्र की, अपनी जमहूरियत की, अपने प्रजातंत्र की। पिछले 2 दिनों से जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बवाल कटा हुआ है कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर, जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं, संसद की गरिमा को चोट पहुंचाई जा रही है, सब आहत हो रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो संसद में हुआ उसे लेकर व्यथित हो गए, आंसू टपक गए, छलक गए उनकी आंखों में। उन्होंने कहा यह एक्ट ऑफ सैक्रिलेज है, यानी कि मंदिर को अपवित्र किया जा रहा है। कागज फाड़े गए, कागज उछाले गए, उससे ऊपर पहुंच गई बात। नौबत मेज पर खड़े होकर नारेबाजी, धक्का मुक्की, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी, और दोनों ही पक्ष अलग अलग आरोप लगा रही है। आज सरकार की तरफ से 7 केंद्रीय मंत्री आए और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, और यह अशोभनीय है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी जब हम तस्वीरें देखें, यह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। लेकिन इस हो हल्ले में, इस हंगामे में जो असल वजह है, जो हमारी राजनीति की धारा, स्ट्रीम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स जो पल्यूटेड होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, क्या हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण को लेकर एक अहम आदेश आया, और इस चिल्पों, इस हंगामे, इस आरोप प्रत्यारोप में वो अहम खबर कहीं दबकर रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का जो सब्र का बांध है, संयम का बांध है, वो राजनीति के अपराधीकरण के चलते टूटता जा रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। व्यवस्था पर, सरकारों पर, अपराधी लोगों को राजनीति में आने पर रोकने को लेकर जो बातें हैं, और अब से नहीं, 90 के दशक से एन वोरा कमेटी रिपोर्ट आई थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुतेरे आदेश आए। दे हैव ऑल फॉलोन ऑन डेफ ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। हमारी पूरी व्यवस्था बहरी हो गई है, अपराधीकरण को लेकर एक कुंभकर्णीय निंद्रा में चली गई है। तमाम राजनीतिक दल, द पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्यूज टू वेक अप फ्रॉम डीप स्लंबर। The polluted stream of politics is obviously not one of the immediate pressing concerns of legislative branch of the government. जो राजनीति की ये प्रदूषित धारा है, इसे सफाई, इसे साफ करने के बारे में कोई सोचता नहीं, ये प्राथमिकता ही नहीं है। और अदालत करे तो क्या करे? और ये अदालत क्यों ऐसा कह रही थी? क्योंकि जस्टिस RF नरीमन अब रिटायर हो गए, और जस्टिस BR गवई ने 13 फरवरी 2020, लगभग 1.5 साल पहले ताकीद की थी, सख्त हिदायत दी थी, निर्देश दिए थे तमाम राजनीतिक दलों को कि जो भी आप उम्मीदवार चुनो, उम्मीदवार के चुनते ही 48 घंटे के भीतर या नामांकन से 2 हफ्ता पहले उनका पूरा ब्यौरा, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसका पूरा ब्यौरा आपको अपनी पार्टी की वेबसाइट पर
छापना होगा, 2 अखबारों में यह जानकारी देनी होगी, यह बताना होगा कि आपराधिक आरोप के बावजूद ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने क्यों चुना, यह जानकारी देनी होगी। और यह जो निर्देश जारी किए गए उसके बाद अभी तक एक ही चुनाव हुए हैं, अब 2 हो गए, बल्कि मैं कहूं 5-6 हो गए अगर हम असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी को भी जोड़ दें। लेकिन जो यहां पर मैं आपको कुछ आकलन देने वाला हूं, इस निर्देश के फौरन बाद बिहार में चुनाव हुए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं किया और अदालत की अवमानना के चलते आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सीपीएम और एनसीपी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने तो कोई भी जानकारी नहीं दी। इन दलों ने आधी अधूरी जानकारी दी। वहां पर एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की मदद करते हैं वकील, उन्होंने, विकास सिंह ईसीआई की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा आपका कुछ कानून बनाइए, चुनाव चिन्ह छीन लीजिए ऐसे उम्मीदवारों से अगर राजनीतिक दल अनदेखी करते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कानून बनाने का हक संसद और विधानसभा का है, हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, हम कानून नहीं बना सकते। क्या इसी का फायदा राजनीतिक दल उठाते रहते हैं? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? बिहार में 427 दागी उम्मीदवार खड़े किए गए। इनमें से आरजेडी के 104 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। बीजेपी के 77 उम्मीदवार क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले थे। पर कोई कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। एडीआर ने कुछ जानकारी इकट्ठा की। एडीआर के मुताबिक साल 2004 से, लोकसभा की बात करता हूं, 24% जो हमारे सांसद थे उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, केस चल रहा था। 2009 में यह आंकड़ा 30% हो गया, 2014 में बढ़कर 34% हो गया, 2019 में 43 हमारे तथाकथित माननीय सांसद, उनके खिलाफ आपराधिक आरोप थे। बिहार की हमने बात की, अभी 5 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। क्या राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अब मानेंगे या फिर से अनदेखी की जाएगी जैसे की जाती रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में एक और अहम बात कही जो एक परंपरा बन चुकी है हमारी राजनीति में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राज्य सरकारें तमाम आपराधिक आरोप वापस ले लेती है, और वापस किसके लिए खिलाफ लिए जाते हैं? अपने विधायकों, अपने वर्कर्स के खिलाफ। नहीं जी, ये तो राजनीतिक आरोप थे। बिना हाईकोर्ट की इजाजत के कोई भी केस वापस नहीं लिए जाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही बताता हूं, 12 बीजेपी जो नेता हैं, इनमें इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हटा लिए गए। 27 मार्च 2021 को, 26 जून अभी बीती ही है, 1.5 महीना हुआ है। 5000 केसेस बीजेपी वर्कर्स के खिलाफ वापस लेने का ऐलान कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सपा कोई दूध की धुली थी। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में 2012 से 2017 3000 ऐसे केसेस वापस ले लिए। तुर्रा ये होता है जी, ये तो राजनीतिक आरोप है। अब सवाल ये, मैं एक
प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, एक निजी चैनल में। आप सरकारी नौकरी करते होंगे या प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे, आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाए, हत्या की कोशिश, रेप, उसकी जानकारी भी आगे दूंगा, कितने सांसद ऐसे हैं। तो क्या आपको सरकारी नौकरी में है तो तुरंत सस्पेंड नहीं किया जाएगा, प्राइवेट में तो निकाल दिया जाएगा, पर सांसदों विधायकों के खिलाफ कुछ नहीं होता। जेल में भी बैठे हैं तो विजयी लोग जाकर उनको मालाएं पहनाते हैं कि जी आपके चलते हम ये चुनाव जीत गए। एक भी सस्पेंशन आपने संसद से या विधानसभाओं से देखा है, या पार्टी से निकाल दिया गया हो? तो आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? समस्या कहीं और है। यह काजर की कोठरी हो गई है, कैसो ही से आनो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। काली कोठरी हो गई है क्या? और यहां पर 2 दिन से हल्ला कट रहा है कि संसद की गरिमा तार तार हो गई, और प्रजातंत्र जो तार तार हो रहा है उस पर हम चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे, बहस नहीं करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल एक ही सवाल है, संसद में हंगामे पर संग्राम, राजनीति में अपराधीकरण पर सन्नाटा। बड़ा कन्वीनियंट है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, आरजेडी के युवा चेहरा उनके प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर, एक खास मेहमान मेजर जनरल अनिल वर्मा रिटायर्ड, हेड हैं एडीआर के, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। कमाल के ये आंकड़े जुटाते हैं, पर गूंगी बहरी व्यवस्था के सामने ये आंकड़े कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। सुकेश, पूरे देश में हल्ला कटा हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, संसद की गरिमा तार तार हो रही है, असल मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया, कोई प्रतिक्रियाएं भी नहीं आई कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इस बार जरूर करेंगे हम। वो कन्वीनियंट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बहुत कन्वीनियंटली इसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। आपने चर्चा की कि अब बिना हाई कोर्ट के आदेश के आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते। जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आई 2007 की बात है। उत्तर प्रदेश में उस समय 2002 से 7 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की। और मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें जितने छटे हुए बदमाश थे, जिन पे क्रिमिनल मामले दर्ज थे, वो पॉलिटिकल मामले बता के उन सारे से केसेस वापस लिए जा रहे थे। क्योंकि 2007 में चुनाव था, उनको एक बिल्कुल साफ सुथरा छवि का व्यक्ति बताने की कोशिश इसमें आतीक अहमद, विजय मिश्रा और इस तरीके के लोग थे जिनके बारे में आम तौर पे ये मान्यता है कि इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है। हर पार्टी को, मैंने एक समाजवादी पार्टी का नाम लिया तो ये मत समझिए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में ये व्याप्त है, ये हर पार्टी में विनेबिलिटी देखी जाती है कि आखिर जीत के कौन आएगा। अब योगी सरकार तमाम अपने केसेस वापस ले रही है, अपने वर्कर्स, अपने विधायकों के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले का एग्जांपल दे दूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की पार्टी है, चाल चरित्र चेहरा, बहुत दिनों तक हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। इनसे उम्मीद ज्यादा की जाती है क्योंकि नारा दिया चाल चरित्र और चेहरे का। रीता बहुगुणा के घर को जलाने का जिन पे आरोप था, उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। बहुत हंगामा मचा, तब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक और स्टोरी की थी, वो तो पब्लिक नॉलेज में थी, लेकिन उस जमाने में एक बड़े चैनल में जब एक स्टोरी चली कि डीपी यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और मुझे अच्छे से याद है उन्होंने अपना बायोडाटा दिया था बीजेपी को, जिसमें लिखा था कि वो एक हिंदी मैगजीन के एडिटर हैं, एक अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर हैं, उन्हें प्रेमचंद पढ़ना बहुत पसंद है, वो जवाहरलाल नेहरू की किताबें बहुत पढ़ते हैं, वो एक फिल्म में काम कर चुके हैं। शायद ये बायोडाटा बड़ा अच्छा लगा था। जब मैंने पता किया कि भाई जरा हिस्ट्री शीटर ये किस थाने में है, यूपी के किन किन थानों में इनका नाम है और कैसे रेट किए जाते हैं ये, तो एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति को, चूंकि उनकी
उनका इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न यूपी में, तो उनको शामिल करा लिया गया। जब वाजपेयी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस बारे में पूछा नहीं गया, और फिर उनको सदस्यता वापस कर दी गई। तो ये एक पार्टी का हाल नहीं है, हर पार्टी का हाल है, जिसमें एवरीबडी इज वेलकम। जो जिता के ला सकता है, जो जिताऊ है, जो जीत कर आ सकता है, जो जिता कर लाने पर की दुहाई क्षमता दी रखता है। जाएगी। एक्ट ऑफ सेक्रिलेज वेंकैया नायडू कह रहे हैं, अपवित्र कर दिया लोकतंत्र के मंदिर को। यह पूरी धारा ही, जो जस्टिस नरिमन ने कहा, यह पूरी धारा ही प्रदूषित है। उस प्रदूषण पर चर्चा नहीं होगी। ये प्रदूषण भी जो संसद में आया है, हाँ। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको एक, और सारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो शायद मुझसे तस्दीक करेंगे इसको। मैंने पढ़ा कि जब 77 में इंदिरा गांधी हार गई, बहुत एनिमोसिटी थी भाई, इमरजेंसी लगा दी थी, सारे बड़े नेता बंद थे, और 77 में रामलीला मैदान में जीत के बाद एक बड़ा जश्न हुआ, एक बड़ी रैली हुई। वहां से निकलने के ठीक बाद जेपी जो नायक थे उस दौरान, वो सीधे इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और दोनों रोते हैं। दूसरी घटना है चंद्रशेखर। उस समय बड़ी चर्चा थी कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंदिरा गांधी को पे केस दर्ज होगा, वो जेल जाएंगी, संजय गांधी भी जेल जा सकते हैं, इनका बंगला खाली कराया जा सकता है। इन चर्चाओं के बीच चंद्रशेखर जाकर मिलते हैं इंदिरा गांधी से और उनसे पूछते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि बड़ी चर्चा है ऐसी कि ऐसा करने वाले हैं आप लोग। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कन्फ्रंट किया मोरारजी देसाई को कि क्या आप ऐसा करने को सोच रहे हैं। उस समय वो जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सोच रहे हैं, उनको घर क्यों मिलना चाहिए, वो चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा जनता ने सजा दे दी है, पीपल्स कोर्ट में उनको सजा मिल गई है। इतनी एनिमोसिटी के बावजूद, इतना कम से कम सम्मान था एक दूसरे के लिए, पॉलिटिकल एडवर्सरी थे। क्या हम उसी धर्रे पे चल रहे हैं, क्या हम उसी लाइन पे चल रहे हैं? नहीं। अब जो जिस तरीके का अपोजिशन और जो सरकार में जो लोग हैं उनके बीच जो रिश्ता है, उसमें इतनी खटास आ चुकी है कि नॉर्मल बातचीत भी मुश्किल है। और नहीं, इसीलिए वो खटास अपनी जगह है, पर मैं तो असल जड़ में जो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है, जब हम लोकतंत्र की मर्यादाओं, लोकतंत्र के गौरव सम्मान की बात करते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, तो ये अपराधी 43% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, ऑल टाइम हाई 2019 में। संदीप जी, अभी मुकेश जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने कोई एनिमोसिटी नहीं थी, और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया। मैं खुद जेल में था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लगाया था 3 महीने में, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 13 साल का था। तो ये पॉलिटिकल वो क्या केस हमने 2 साल तक लड़ा जनता पार्टी में, मेरे पिताजी को नागपुर जेल में बंद कर नहीं, दिया। मुद्दा आज पॉलिटिकल एनिमोसिटी का नहीं है, मैं पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा हूं। बता रहा हूं, हाँ देखिए दोनों इशू हैं। ये जो एंटेगोनिस्टिक पॉलिटिकल केसेस जो होते हैं, उसका पूरी तरह से इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया और कांग्रेस के लोग करते हैं। आज आप चर्चा ये क्यों नहीं कर रहे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, आप तो लोगों की सांसद मैं पॉलिटिकल एनिमोसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, विषयांतर हो रहे हैं हम विषयांतर हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है, राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, ये दरअसल हमारे लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पर इस पर बिल्कुल सन्नाटा है, स्लंबर, डीप स्लंबर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नहीं संदीप जी, आप एक बात को पकड़ के यहां बैठ गए। आप कह रहे हो कि केवल यहां पे डिस्क्लोजर से क्या हो जाएगा। आप जो पश्चिम बंगाल में पूरा राजनीति, जो चीफ मिनिस्टर खुद अपराधीकरण के काम कर रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, जो हत्याएं करवा रहे हैं अपने, वह राजनीतिकरण का घिनौना चेहरा है जो सामने आना चाहिए। आप केवल डिस्क्लोजर होने से क्या राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो जाएगा? हम सुप्रीम कोर्ट गलत हिदायत दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट गलत ताकीद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम कानून नहीं बना सकते, कानून संसद को बनाना है, पर संसद कभी कानून बनाएगी नहीं। तो फिर इसलिए अपराधीकरण की चर्चा केवल डिस्क्लोजर से नहीं हो जाएगी।
अपराधीकरण की समस्या का समाधान होगा। एडीआर के भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये पहला केस है, जरूर हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन अपराधीकरण का जो पूरा मुद्दा है राजनीति का, वो व्यापक है। उसमें ब्लैक मनी भी है, क्रिमिनल्स का भी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। जो सरकारें क्रिमिनल का, जो प्रदेश सरकारें क्रिमिनल्स के एक्ट कर रही हैं, वह सारी भी हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन एक लार्जर इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसने लीनियंट व्यू लेने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के चलते। कानून बनाने का हक संसद का है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकती है। डिस्क्लोजर पे नहीं है उसका हाथ बंधा हुआ। डिस्क्लोजर पे उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया ना गोपाल बाबू, इसीलिए जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, आधी अधूरी जानकारी आपकी वेबसाइट पर, अभी मैं अलका से भी यही पूछूंगा और यही बात नवल किशोर से पूछूंगा। आपकी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबके नाम चिन्हित होने चाहिए और सारे अपराधों का ब्यौरा होना चाहिए, था आपकी वेबसाइट पर? नहीं, मैं आपकी, संदीप जी, आपका विषय है पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन या केवल डिस्क्लोजर? हाँ। आप ये मुझे बता दीजिए। नहीं, अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, तो फिर जब लार्जर, हाँ संदीप जी, जब लार्जर डिबेट कर रहे हैं तो लार्जर इश्यूज भी लेके आइए ना। केवल ये मैं मानता हूं कि डिस्क्लोज नहीं किया, उसमें फाइन लग गया, हमने फाइन दे दिया। हाँ, तो बस फाइन दे देंगे, मतलब राजनीति की सफाई नहीं होगी। 2 दिन से गला फाड़ा जा रहा है कि लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। लोकतंत्र असल में अपराधियों के आने से शर्मसार होता है कि नहीं होता, सवाल ये है। हाँ, तो आप बताओ ना, ये बाजवा साहब क्या अपराधी नहीं है क्या? ये क्रिमिनल तो उनको कीजिए ना निलंबित, उनकी सदस्यता खारिज कर दीजिए। तो बात ये है ना, चेयरमैन को रिपोर्ट तो करिए। संजय सिंह को कौन नहीं जानता? तो फिर तो एक कानून के तहत ही तो चलेंगे। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, करिए फिर। तो फिर ये तो हमने चेयरमैन को तो कोई कानून के अंतर्गत ही तो करेंगे ना, हम थोड़ी निलंबित कर सकते हैं। हमारी सत्ता है तो हम बजवा को, साहब को निलंबित कर देंगे क्या? साहब कहते हुए मुझे शर्म आ रही है जो हरकत उन्होंने पार्लियामेंट में की। अच्छा, तो जो संसद में हरकत की वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब मैं 2 आंकड़े यहां पर आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। 403 विधायकों में से, ये एडीआर की रिपोर्ट है क्योंकि मेजर जनरल साहब हमारे साथ हैं, 403 विधायकों में से 143 यानी कि 36% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 107 यानी कि 26% पर हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। ये लोग बने रहें पर कागज फाड़ दिए जाएं, वो इतना संगीन हो जाता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजवा ने जो किया सही किया, शर्मसार किया है, पर ये लोग ज्यादा शर्मसार नहीं कर रहे क्या? आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? सवाल ये है। नहीं, देखिए, केवल आरोप के बल पे सारे एक्शन नहीं ले सकते। मैंने आपको इंदिरा गांधी का एग्जांपल अपना क्यों दिया? डिफेंस ऑफ इंडिया रूल बहुत सीरियस क्रिमिनल एक्ट है, वो लगा दिया था 8वीं कक्षा के बच्चे को। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है क्या? इसको नहीं आप ध्यान में रखेंगे? किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कोई भी आरोप लग जाए तत्काल सस्पेंड होता है कि नहीं होता है? आरोप पे प्राइमा फेसी एफआईआर होती है, सब कुछ होता है, तरीका होता है, सस्पेंड होता है ना। आम आदमी के लिए कानून और सांसद और विधायकों के सुरखाब के पर लगे हुए हैं। नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा इस देश में है या नहीं, आप पहले इस पॉलिटिकल वेंडेटा तो हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाएगा, संगीन आरोप लगेगा, क्या मैं आपके साथ बैठकर टीवी पर डिस्कशन कर सकता हूं? झूठे आरोप लगते हैं। अच्छा, ये सारे आरोप झूठे हैं। एक मिनट, अलका लांबा। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये जो बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, उसका तर्क ये है कि कोई बीमारी है, उसका फौरी तौर पे इलाज कर दीजिए। ये जड़ से उसको मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें कोई आज तक बदलाव हुआ है क्या? ना पॉलिटिकल इंटरवेंशन से हुआ, ना जुडिशियल इंटरवेंशन से हुआ। जुडिशरी कहती है हमारे हाथ बटे पे कानून आप बना दीजिए। हमने उसको भी ठीक नहीं किया ना, क्योंकि मैं इसलिए 1 साल में फैसले दिए जाने थे, वो फैसले नहीं दिए जा रहे हैं। जो सांसदों विधायकों के खिलाफ अगर कोई मामला है, बिल्कुल, क्या वो टाइमलाइन फॉलो हो रही है? हमने इतना कर दिया है कि फास्ट ट्रैक कर दिया। फास्ट ट्रैक में भी फास्ट ट्रैक नहीं होता। 50 सालों में अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो 7 सालों में कम से कम बीजेपी को इसमें बदलाव करना चाहिए कि ऐसे लोग ना पहुंच सके। ये पूरी धारा प्रदूषित है, असल वजह पर कोई जाने को तैयार नहीं। गलत कह रहा हूं क्या मैं?
संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही ने खुद बताया 2004 में अपराधी क्रिमिनल सांसदों की संख्या 24% थी। 2019 आते थे 45% हो गई। सुप्रीम कोर्ट को भी तभी ज्यादा चिंता हुई जब ये आंकड़ा कम होने की बजाय 24 से 45 पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नियम कानून तय किए, बिल्कुल बहुत अच्छे, हम स्वागत करते हैं। किसकी जिम्मेदारी थी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं राजनीतिक दलों से, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने को कही कि आप वेबसाइट पे डालिए, आप उसका पूरी जानकारी दीजिए। कांग्रेस एक कदम मतलब आगे डंडा बढ़कर चलाना आपको पड़ेगा ईसीआई को, आप नहीं, स्वतः मैं- नहीं करेंगे, तभी तो आप मैं पर भी आपको जुर्माना लगा। संदीप जी, मैं बात कर रही हूँ आपसे। हाँ। 24 से 45 पर आए हैं, तो आप मान लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर कोई आपराधिक मामले नहीं थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 78 में से 33 मंत्रियों पर अति गंभीर हत्या, बलात्कार और आतंक की धाराएं हैं। ये केंद्र की सरकार आधी है। जानकारी और दे आप- रही हैं अलका आधी मेरी जानकारी आपका- दे रही है। मैं दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी। मंत्री, जो केंद्रीय मौजूदा मंत्री की एक बात कर- सेकेंड, जो मौजूदा संसद है लोकसभा में, हाँ हाँ बीजेपी के जीतने वाले उम्मीदवारों में से 39% पर आपराधिक मामले दर्ज थे। कांग्रेस के और आपके तो जुम्मा 52-53 सांसद, उसमें से 57% पर आपराधिक मामले। तो यहां दुहाई मत दीजिए। नहीं, मैं दुहाई बिल्कुल नहीं दे रही हूं, मैं दुहाई बिल्कुल नहीं दे रही हूं। आप किसकी संख्या कितनी है? भाजपा 300 से ऊपर उसका प्रतिशत निकाल रहे, कांग्रेस 50 है उसका प्रतिशत, तो प्रतिशत आपको ज्यादा दिखेगा। पर मैं आपको फिर कह रही हूं, ज्यादा दिखेगा। अति गंभीर हर दो में से एक से ज्यादा आपके सांसद, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और आप आपसे कह साफ रही हूं। सुथरी राजनीति की दुहाई दे रही है। नहीं, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी की हर मीटिंग में 2024 के लिए तय है कि आप कहते हैं अपराधी को टिकट मिले और अपराधी की जानकारी दे। हम तो ये कह रहे हैं टिकट ही मत दीजिए। 24 कौन करेगा वो? देखेंगे जो नहीं, ये हमारा फैसला, ये कांग्रेस का फैसला, ये राहुल गांधी जी का फैसला है। आप 24 में बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी का माफी अच्छा, चाहूंगी। 2019 में 57% आपके सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं, वाले, कुल हमारे कितने? 2024 ना, में ना, बिल्कुल ना, साफ हो कुल जाएगा, हमारे- क्लीन स्लेट हो हमारे जाएगी। कुल सांसद, संदीप जी, हमारे कांग्रेस के कुल सांसद कितने, भाजपा के कितने, उसमें कुल उतने अपराधी उनके कितने हैं? उनके तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री 33 अपराधिक केंद्रीय मंत्री सरकार चला रहे हैं। आप निकालिए ना 2004 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण, तब वो ये तो प्रधानमंत्री वो बात थे। हो गई क्या कहा था? अलका कि टीकाकरण हो रहा है, तब तो आप बड़े कन्वीनियंटली बताने लगेंगे, अरे सिर्फ 5% का टीकाकरण हुआ, 6% का, तब नहीं बताएंगे 130 करोड़ का देश है, और 30 करोड़ के अमेरिका की बताने लगेंगे 60% टीकाकरण हो गया। नहीं नहीं ये नहीं, मैं तो अमेरिका मतलब की, बड़ा संदीप जी, कन्वीनियंट मुझे है आंकड़ों के साथ खेलना। संदीप जी, हाँ। बात तो सारी आंकड़ों पर प्रतिशत पे ही हो रही है ना। मनमोहन सिंह जी समेत 24% था, आपने ही कहा, आप ही को नोट किया है, अपराधीकरण 24 था, आज 45 हो चुका है। चिंता तब ज्यादा थी, अब कम हुई है 34 या था, उससे अब दुगनी? 43 हो गया। हाँ, 24 नहीं, तो वही तो मैं 34। कह रही हूँ। हाँ 24 ना 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 ना, आपने कहा है 2004 में कांग्रेस की जो पहली सरकार, हाँ, 2004 में 24, ठीक है। 24 फिर था, वो और 30 आज हो गया, फिर 2019 34 में- हुआ, तो बढ़ता जा रहा नहीं, है। नहीं, मैं आपसे समझ रही, पर 45 पहुंचा, कम तो नहीं हुआ। जवाब दे, कब ज्यादा बढ़ी है? अब बढ़िया, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा आर्थिक अपराधीकरण भी है। अब देखिए, अभी पता लगा है, एसबीआई जानकारी नहीं दे रहा, पर हमें पता लगा है 3,555 करोड़, 3,555 का फंड आता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, और भाजपा को 2,555 करोड़ मिलता है। क्यों पारदर्शिता से पता नहीं लगना चाहिए? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 3,555 करोड़ के कुल में से जो 2,555 करोड़ भाजपा को आया, वो किसने दिया है? क्या उन्होंने टिकट लेने के लिए दिया है? क्या मंत्री बनने के लिए दिया है? क्या उन्हीं का बैंक स्विस बैंक में है, ताकि फिर बात को इधर उधर घुमाने लगे ना। डॉक्टर नवल नहीं, घुमा नहीं किशोर, रही हूं। डॉक्टर नवल किशोर, ये तो आंकड़ा है, सामने आया हुआ आंकड़ा है। आपके बिहार में आपराधिक मामले आपके विधायकों के खिलाफ, जो आपके उम्मीदवार थे, 104 उम्मीदवार आपने उतार दिया आपराधिक पृष्ठभूमि वाले। नहीं, जानकारी तो दी ना उसकी, जो उम्मीदवार उतारे गए उसकी जानकारी दी कहां गई। दी? आपको- तभी तो जुर्माना आपने लगा। पहले भी- जानकारी की जी, अब वो उम्मीदवार अपने आप जानकारी दे देगा, 2 अखबारों में छपवाई। और- नागरिक का हक नहीं है, वोटर का हक नहीं है। नहीं, वो भी है, वो भी हक है, और वो भी कोशिश किया गया। आरजेडी ने पूरी कोशिश की कि उसमें पारदर्शिता हो,
और जो भी जानकारी है उसको पब्लिक डोमेन में दिशा निर्देश के द्वारा दिया जाए। लेकिन संदीप जी, जो ये सवाल आप उठा रहे हैं, ये मात्र पॉलिटिकल नहीं है, इसको सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की जानी चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आप एक छोटे फलक से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल राजनीतिक दल और केवल चुनाव प्रक्रिया जो है उसी से है। अगर जिस कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये जानकारी तो एक सच है, उससे बड़ी जानकारी ये भी है कि वहां के चर्चित चेहरे होते हैं और सब लोग जानते हैं कि अगर इन पर केस है तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जो अपराधीकरण है उस अपराधीकरण का एक पृष्ठभूमि अच्छा, भी वो है, रॉबिन हुड वो होते हैं, political जैसे शहाबुद्दीन रॉबिन हुड था तो लालू प्रसाद यादव के साथ तस्वीरें चलती थी। सुकेश यहां बैठे हैं, पूरी लंबी फेहरिस्त गिनवा देंगे कितने आपराधिक पृष्ठभूमि छोड़िए, मैं बड़े संभलकर शब्द इस्तेमाल, माफिया, गैंगलॉर्ड्स कितने थे? एक बार सुकेश बताइएगा, 5-7 के ना। एक मिनट नहीं, एक दो नहीं है, ऐसे हाँ, बहुत तो सारे ना जरा ना ये दर्शकों को। शहाबुद्दीन की पृष्ठभूमि ऐसी थी, राजन तिवारी विधायक बने उनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी, मुन्ना शुक्ला की पृष्ठभूमि ऐसी थी, छोटन शुक्ला चुनाव लड़े ऐसी थी, आनंद मोहन की पृष्ठभूमि ऐसी थी, पप्पू यादव की पृष्ठभूमि ऐसी थी। कितना बताऊं मैं? बोलिए नवल। लेकिन आप देखिए, आपने कितना कन्वीनियंटली केवल आरजेडी को और लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। इस बात में नहीं, सारे पार्टियों के लोग हैं नवल जी, पार्टियों के सामने सब नंगे हैं। मैंने मुन्ना शुक्ला का भी नाम लिया, मैंने आनंद मोहन का भी नाम लिया, उसमें सारी पार्टियों के नाम मैं बहुत लंबा खींच सकता हूं। आप मेरे पड़ोसी राज्य में तो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, उनका भी पृष्ठभूमि बता देते तो अच्छा होता। मैं इस बात की तरफ नहीं आ, मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा है अपराधीकरण, और इससे भी बड़ा मुद्दा है रोल ऑफ मनी इन इलेक्शन, जो पैसा का इस्तेमाल है वो इससे भी बड़ा मुद्दा है। और वो कौन ज्यादा करता है वो आपको दिख जाएगा कि इस समय में, या जो लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी भी एक जानकारी है। अपराधियों की जरूरत क्यों होती है? बड़े से बड़े नेता, वो लालू प्रसाद यादव हों, वो मुलायम सिंह यादव हों, वो योगी आदित्यनाथ हों, सबके साथ ये माफिया डॉन्स बड़े खुश मुस्कुराते हुए, बत्तीसी दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हैं चुनाव से पहले। गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, देखिए, बात गलत और सही की नहीं है, बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य की है। अच्छा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समाज में परिवर्तन माफिया डॉन लेकर आएंगे। नहीं, समाज में जो परिवर्तन 1950 के दशक से हुए हैं वो भी तो आपको देखने पड़ेंगे कि राजनीति में भी जो राजनीतिक स्थिति 50, 60, 70 के दशक में थे, 80 के दशक में थे, आज क्या 2010 और 20 के दशक में है? वो नहीं है, परिवर्तन हुए हैं। तो जो समाज और राजनीति का चेहरा आप बोलते हैं बदलने का, उसको जो समय लगता है उसी समय के अनुसार बदलेगा। अगर यह कोर्ट के कार्य क्षेत्र में होता और उनके इंटरवेंशन से है नहीं ना, कोर्ट ने तो माना है। आप कानून बनाएंगे नहीं, ना विधानसभा बनाएगी, ना संसद बनाएगी। लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी राजनेता जिस पर कोई भी एफआईआर होता है उसको दशक क्यों लग जाते हैं, 20 साल 25 साल क्यों लग जाते हैं? अगर सिर्फ उसके आधार पे आप उसको राजनीतिक प्रक्रिया से, सामाजिक प्रक्रिया से अलग कर देते हैं और 20 साल के बाद पता चलेगा कि उस पर झूठा आरोप है, तो ये उसके साथ अन्याय है। बिल्कुल, बहुत ये राजनेताओं के साथ ही, एक मिनट घनश्याम तिवारी, राजनेताओं के साथ ही अन्याय बहुत होते हैं, है ना। और ये जो 50 के दशक से सिलसिले का जिक्र कर रहे थे नवल, पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधियों की जरूरत पड़ी, अपराधी बाद में उनको समझ में आया कि अरे हम राजनेता बन गए, हमारे बलबूते इनकी राजनीति चल रही है, तो अपराध का राजनीतिकरण क्यों ना कर दें। ये हो गया ना, ये बदलाव आया 50 से अब तक। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर आप चाहे आंकड़े उठा लीजिए या सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी गई है उसका स्वरूप उठा लीजिए, आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। सामाजिक न्याय की लड़ाई जिन पुरोधाओं ने लड़ी, उन्होंने उस सिस्टम के खिलाफ लड़ी जो सिस्टम उन्हें बराबर ही नहीं मानता था, और अगर वो बराबरी की बात मानते थे तो उन्हें अपराधी घोषित कर सकता था। तो एक पहलू अपराध का वो भी है, यहाँ पे राजनीतिक बोध जो है वो अपराध की श्रेणी में आ गया। जहां तक अच्छा, ऐसा हुआ मतलब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जब आपकी सरकार बनी वो मंत्री बन जाते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो इतने दबे कुचले हाशिए पर लोग थे, उन पर इसलिए सारे आरोप लगा दिए गए, वो दरअसल गैंगलॉर्ड्स, माफिया डॉन नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो आप
अभी जो आप कह रहे हैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर आप राजनीति में जो अपराधी आए और जिस तरीके से वो सफल हुए, उसके आंकड़े देखें तो अनेक इसके ऊपर रिसर्चर्स ने लिखा है, डॉक्टर मिलन वैष्णव ने लिखा है कि किस तरीके से अपराध राजनीति में सफलता की कुंजी बनता जा रहा है, और उसमें राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक आवाज की जगह मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, देश का जो प्रबुद्ध मीडिया वर्ग है और देश का जो समाज है, सिटीजन है, उनको ये नहीं, देश का मीडिया, देश का प्रबुद्ध वर्ग आज आंसू बहा रहा है कि संसद में बड़ा हंगामा कट गया। बिल्कुल नहीं कटना चाहिए था, उससे शर्मसार हुए हैं, पर उससे गंभीर समस्या पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। सवाल यह है मेरा आज, मुझे लगता है कि इस पे राजनीति का अपराधीकरण, उस पे लगाम राजनीतिक पार्टियों के हाथ में नहीं है। अच्छा, किसके हाथ में है? पार्टी से कैसे उम्मीद करेंगे? जनता के हाथ में है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर उस व्यक्ति की फोटो छापनी पड़ेगी आपको जिसका, अच्छा, जनता के हाथ में है, तो क्या ये वो वाली बात हो गई। ये पता क्या है घनश्याम तिवारी, मैं बड़ा क्लियर ट्रांसपेरेंट आदमी हूं कई चीजों में। ये वो वाली बात हो गई कि हम मीडिया वाले खामखा की खबरें परोसते हैं और फिर कहते हैं कि जनता ये चाहती है। हम गंभीर बातें, अच्छी खबरें कभी दिखाएंगे नहीं। टीआरपी की होड़ में वो CCC, 4C, क्राइम, सिनेमा, क्रिकेट, जी ये बड़ा बिकता है। दिखाते हम हैं और बता देंगे कि जी ये दर्शक ये चाहता है। आप भी वही कह रहे हैं कि नहीं, वो जनता तय करेगी। अरे मत दो टिकट, साफ छवि वाले को टिकट दो तो जनता उसको वोट देगी ना। आप इसको उल्टा समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जनता के हाथ में है लगाम लगाना। मैं नहीं मानता कि जनता इस देश में अपराधियों को वोट देना चाहती है। अच्छा, नोटा कर दे, नोटा कर दे। वो वही बात है जो हम कहते हैं कि अरे चैनल बदल दो। बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए, मुझे कम से कम एक वाक्य तो पूरा करने दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो भी आंकड़े आप प्रस्तुत कीजिए, आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, कौन सी सीढ़ियां पर, क्या सामाजिक न्याय की सीढ़ियां चढ़ी थी उन्होंने? ये समाज में आपसी भाईचारे की सीढ़ियां चढ़ी थी। देखिए, आप राजनीतिक पार्टियों पर ये जिम्मेदारी छोड़ेंगे तो जो अभी हश्र है उससे बुरा हश्र होगा। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से ADR ने काम किया, जिस तरीके से इन सभी संस्थाओं ने काम किया है, वो देश को ज्यादा बेहतर रास्ता दिखाता है। जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है वो ज्यादा बेहतर रास्ता दिखाता है। जो सवाल आप राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहे हैं उसका ईमानदार तो राजनीतिक पार्टियों को कानून बनाना है, यही तो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून नहीं बना सकते। एमिकस क्यूरे ने, साथ ही साथ विकास सिंह ने कहा कि जी चुनाव चिन्ह छीन लो ऐसे लोगों से। कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये कानून बनाने का हक संसद और विधानसभा का है। बिल्कुल, संसद और विधानसभा में जब जनता अपनी तरफ से इस चीज पे लगाम रखेगी तो अपने आप चीजों में सुधार होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, संक्षिप्त उदाहरण देता हूं। हाँ। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और तमाम मानक आ रहे हैं इस चीज के ऊपर कि जो भी अपराधी श्रेणी का व्यक्ति है उसकी तस्वीर पार्टियों को डालनी पड़ेगी, तो क्या किसी भी जन समूह को ये किसी ने रोका है कि आप उस चीज को प्रचारित करें? जनता के बीच में ये बात लेके जाना है कि आपके बीच में कोई अपराधी राजनीति में सफल होने का काम कर रहा है या प्रयास कर रहा है, ये एक सतर्क लोकतंत्र का हिस्सा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां इस पे गलत बयानबाजी कर सकती हैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी। इसकी लगाम जनता के हाथ में है। जनरल वर्मा, बात समझ में आई? सारी जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। मैं निरीह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निरीह नागरिक। वो तय करेंगे वो क्यों जिताते हैं अपराधियों को। जनता तय करती है, सब जनता की जिम्मेदारी है। अब आपका शो खत्म होने वाला है तो कृपया मेरे को जरा 4-5 मिनट दीजिए। मैं अभी तक पॉलिटिशियंस को ही सुन रहा था। ये आंकड़े वाली जो बात है वो तो हम देख ही रहे हैं। 20 साल से ADR इस चीज को बता रही है और दुनिया को सबको पता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे के ऊपर ADR के ही आंकड़े फेंकते हैं कि भाई आपका इतने हैं, हमारे इतने हैं। बट पॉइंट ये है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक इस डिबेट में या वैसे ये बोला है कि हाँ ये जो हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है? किसी ने नहीं बोला। सारे बोलते हैं ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, ये जनता की ड्यूटी है। तो भाई टिकट तो आप देते हो ना इन लोगों को, वो जनता के कहने पे थोड़ी दे रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, हमने सर्वे किया था 3 बार, 2019 से पहले और 2014 से पहले, और हमने 2.5 लाख लोगों से पूछा था 530 लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में कि आपके हिसाब से पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्टेट में क्रिमिनल केसेस वाले लोग होने चाहिए कि नहीं। 97% लोगों ने बोला नहीं होने चाहिए।
फिर हमने दूसरा सवाल ये पूछा कि फिर आप ये इनको वोट क्यों देते हो। हमने 5 सवाल पूछे थे और उनका जवाब इस प्रकार था। 35 से 36% लोगों ने ये बोला कि वो कैंडिडेट पैसा खूब दबा के खर्च करता है, उसके ऊपर जो केसेस हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं है, वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो अच्छा काम भी करता है कभी कभी, और हमें उसके क्रिमिनल केसेस के बारे में नहीं पता था। हाँ। सो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसमें बोला है कि जी और अवेयरनेस का काम करो। और ठीक है, एडीआर तो अवेयरनेस का काम कर रही है। अभी ये जो पब्लिकेशन वगैरह का है इसको कोई नहीं पढ़ता, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज इसको सीरियसली लेते हैं। अभी ये जो जजमेंट आया है ये बिहार के इलेक्शंस के ऊपर आया है, लेकिन जब अभी ये 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे, असम, बंगाल वगैरह के, मैं उस समय भी इसको मॉनिटर कर रहा था और हमने 3437 कैंडिडेट्स के इनकी वेबसाइट्स पे जाके डिटेल्स चेक करी। और मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल 27% ने कोई रीजन नहीं दिया कि ये क्यों चुने गए हैं, तमिलनाडु 48% ने कोई रीजन नहीं दिया, कर्नाटका, ये केरला 39% ने कोई रीजन नहीं दिया, असम 42% ने कोई रीजन नहीं दिया, पुडुचेरी 100% पार्टीज ने कोई रीजन नहीं दिया कि इनको क्यों सिलेक्ट किया गया कैंडिडेट्स को, और बिहार में 47% ने नहीं दिया था। और जो रीजंस देते भी हैं वो इतने बेहुदे हैं कि आप उनको अगर पढ़ो तो हंसी आए। और तमिलनाडु का कांग्रेस की जो 20 आदमियों की लिस्ट थी वो कट एंड पेस्ट करके सेम रीजन डाले हुए थे। तो मतलब इस तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को देखोगे कि ये इम्प्लीमेंट लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है ना जनरल वर्मा। मजाक बना हुआ है, मजाक बना हुआ है। और इसको ये लोग बिल्कुल कतई, इसमें सब एकजुट है। ये कहने की बात है, एक दूसरे के ऊपर ये बोलते हैं। नहीं एकजुट है। मैं आप ही का जो आंकड़ा है ना 2014 में 97% अगर मतदाता ये कहते हैं कि उन्हें साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार चाहिए, तो मुझे ये बताइए 2009 में 543 सांसदों में से 162 यानी कि 30% ने कहा कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और 2019 में ये 43% हो जाता है। और उससे भी गंभीर आंकड़ा क्या है, 2018 दिसंबर से पहले 4122 आपराधिक मामले पेंडिंग थे कोर्ट में, ये 17% बढ़ गए जनरल वर्मा, और 4859 हो गए। मामले ही पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। हाँ, वो जो आपने जिक्र किया था वो दूसरी जजमेंट है, वो ब्रिजेश सिंह वाले, ये जो पीआईएल थी वो अलग थी, और ये जो आप बता रहे हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से बोला था कि भाई आप हमें बताइए कि किस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और ये पेंडिंग केसेस जो एमपीज और एमएलएस के हैं, ये सीबीआई और ईडी उस पर क्या कर रही है, ये पेंडेंसी हुई कितना समय से चल रही है, और इसमें अभी सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए दिया है कि नहीं दिया है, इसमें क्या कहते हैं कंप्लीशन का कितना टाइम लगेगा, और रीजंस क्या है डिले के। इनके पास कोई जवाब नहीं था, वो समय पे समय मांगते रहते हैं। तो अगर पेंडेंसी हम देखें केसेस की, एमएलएज और एमपीज ऐसे हैं जिनके 10-10, 15-15 साल से केसेस चल रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहते हैं, जीत के अपना टेन्योर भी पूरा कर जाते हैं, केसेस फिर भी चल रहे हैं। सो एक तो प्रॉब्लम है जुडिशियल डिलेस का, तो इसीलिए कोर्ट ने बोला है कि भाई वो स्पेशल कोर्ट्स की वो होनी चाहिए, जजेस को अभी ट्रांसफर नहीं होना है जब तक वो केस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ये सब कार्रवाई के मतलब ऑर्डर्स तो आ चुके हैं, लेकिन ऑर्डर्स आते रहते हैं, दबाव बनता रहता है ना, गो स्लो भी तो होता है। ये भी तो एक कड़वी हकीकत है जनरल वर्मा, इसे कहने में हम कोई अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं। तो ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं क्या? आपसे आखिरी सवाल कि जी लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही है, दिक्कत कहीं और है और मर्यादाओं का हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जो इस तरीके का बिहेवियर लोकसभा में हो रहा है, और हर बार होता है, अभी 20% या 21% काम हुआ है इस लोकसभा में, और उससे पहले वालियों में भी आप देख लीजिए कि कितना समय बर्बाद हुआ है, 40%, 30% अगर पीछे के जो सेशंस हैं उनमें देखें हैं। तो ये अगर जनता के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? आखिरी सवाल सुकेश, एक गंगा एक्शन प्लान बना था, एक यमुना एक्शन प्लान कि गंगा का प्रदूषण साफ करेंगे तो ये संसद एक्शन प्लान भी बनेगा, एक सैप भी बनेगा कि सफाई की जाए संसद की, विधानसभा की, या बस ये चर्चा होगी, सब थोड़े बहुत अपने
शब्द बोलेंगे और बात खत्म हो जाएगी। फिर अभी चुनाव आ जाएंगे, वही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार खड़े होंगे नहीं, अगर जो जीत सकते हैं। अगर आप वैसा ही प्लान चाहते हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, तो ना गंगा की सफाई हुई है ना यमुना की सफाई हुई है, तो इसकी सफाई भी नहीं हो पाएगी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो भी बैठे हैं, इनमें से दागी कोई भी नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है, मैं कह रहा हूं विनेबिलिटी, इनकी पार्टी की तरफ से इनको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, खुद के लिए टिकट लेने के लिए। इसके जड़ में है मनी पावर और मशल पावर, ये दोनों इतना इंटरलिंक्ड हैं, इस पे हमला करना पड़ेगा और ये अंदर से आना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को लीड लेना पड़ेगा। मतदाताओं पर जो ये जिम्मेदारी डाली जा रही है, मतदाता ना करें जी, बेकार नोटा डाल दें वो। हाँ। ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। मनी पावर, मसल पावर, इन दोनों को जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होगी, इन पे इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी इस पे लगाम लगाने की खुद से कोशिश नहीं करेंगी, तब तक ये सफाई नहीं होगी। तो जो मर्ज की जड़ है वहां तक अगर हम नहीं जाएंगे, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की तरह एक पैप या पाप में कहूं, पार्लियामेंट एक्शन प्लान, जो अपवित्रता की बात कही ना वेंकैया नायडू साहब ने, एक्ट ऑफ सैक्रिलेज, जो मंदिर अपवित्र किया जा रहा है, उसकी सफाई कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या कोई राजनीतिक दल पहल करेगा? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। नमस्कार।